Hello student, today we will going to start a new chapter of class 12, Human Health and Disease. In this chapter we will deal about the all types of disease and their impact on the human body. First of all, we will start from the definition of what is health. Now first we will write the name of chapter. Human health and disease. First of all, in this chapter we will deal about what is health. Merely we know about, in general context, we only know that health is only merely free from the disease. But according to the World Health Organization, it is health has large extent, large impact on our body. So we will deal about what is health. According to WHO, health is not merely free from disease. It is defined as complete physical, mental and social well-being. हम जानते हैं कि हेल्थ को हम लोग सिर्फ बीमार से, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो उसको हेल्दी मान लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक खास डिफिनेशन दिया गया है। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार से निपटारा या नहीं होना होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि पूरा हमारा जो पूरा शरीर है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए एंड सोशली फिट होना चाहिए। बच्चों, कभी कभी ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मीन्स ए पर्सन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, ही हैज़ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द हाइज एंड लोज इन द लाइफ। कभी कभी जो इंसान किसी जीवन में, या आप लोग स्टूडेंट हैं तो कभी ये होता है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको भी एक बीमारी के कैटेगरी में ही रखा गया है। एंड वी नो फिजिकल हेल्थ मीन्स वी मस्ट हैव फिजिकली फिट। उसके बाद मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं, वन शुड हैव मेंटल साउंड। दैट मीन्स person must have ability to take their decision in a right way. Person must have ability to think what is right and wrong. It is the complete definition of the health according to the WHO। और बोर्ड के बच्चों के लिए यही डिफिनेशन बोर्ड के लिए लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम जब बात करते हैं हेल्थ की कि how our health is affected, what are the reasons for affecting our health? There are mainly three reasons by which our health is affected. One is the genetic reason that cannot be prevented. Till now अभी तक ऐसा कोई साइंस नहीं हुआ है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो किसी खास बीमारी से बचा जा सकता है, बट जनरली बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसका कोई प्रिवेंशन नहीं होता है।
तो रीजन्स ऑफ affecting health, regions of affecting health. First one, genetic disorders. Second one of the most reason is infection by various pathogens, and third is lifestyle of individual. Now we'll discuss one of these one by one. सबसे पहले बात हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की करते हैं बच्चों। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम ऐसे जेनेटिक्स में ये पूरा डिटेल में बताया गया है, यहाँ भी कुछ बातें समझ लीजिए। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ बीमारियों जो माता पिता से, जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो थैलेसीमिया हो गया, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी नाम से जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया हो गए, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लिफेंटर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गए, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, इन्फेक्शन जो होता है सबसे कॉमन काउज होता है किसी भी हेल्थ को इफेक्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में किसी वजह से इंसान बीमार पड़ रहे हैं, वो इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। वी कैन नॉट इमेजिन द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी सबसे कॉमन होते हैं बच्चे। लास्ट में जो है लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल। आज की डेट की जब हम बात करते हैं, रिसेंट टाइम में ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है हेल्थ इशू का। लाइफ स्टाइल लोगों के सेडेंट्री हो गए हैं। आप लोग में से भी कई ऐसे होंगे जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते होंगे, उनमें हमको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे शरीर को देख के ये हो सकता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं करना, जैसे स्लीप साइकिल का डिस्टरबेंस, फूड हैबिट का डिस्टरबेंस। फास्ट फूड पे ज़्यादा आदमी आजकल ध्यान देते हैं, रेडी टू ईट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये मेन वजह होते हैं लाइफ स्टाइल के वजह से बीमार होने के। और लाइफ स्टाइल के वजह से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखा गया है, जिसको हु भी आई डोंट थिंक इसको अटैच किया है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा जो बच्चे वन ऑफ द मेन रीजन है। कुछ दिनों में इसको हमको लगता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एक डिजीज़ की कैटेगरी में पार्टिकुलरली डाल देगा, जो अभी तक नहीं डाला गया है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर नीट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और इससे आसान सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इसलिए सोचे थोड़ा डॉक्टर्स बनने से पहले थोड़ा बीमारियों के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में जानकारी ले लें, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं, ये तो बीमारियों की बात कर रहे हैं, ये सबसे बीमारियां होती हैं। तो बेसिक सवाल उठता है ये कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे, हाउ वी कैन अवर सेल्फ्स कीप हेल्दी। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, आई थिंक ये आप सबों को पता होगा, जो हम यहाँ आपको बताने वाले होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा, ये तो कॉमन चीज़ें हैं हेल्दी रहने के लिए। फिर भी हम इंसानों के फितरत होते हैं कि कुछ बातों को इग्नोर करना। इट इज़ अवर माइंड सेट। इसमें आप लोगों की या हमारी गलती नहीं होती, ये समाज जिस तरह चल रहा है ऐसे होते हैं। तो हाउ टू अचीव गुड हेल्थ की जब बात करते हैं, ये आपके बोर्ड के सवालों में आते हैं, 2-3 नंबर में सवालों में आते हैं बच्चे कि हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। There are certain points by which we can keep our body healthy. To achieve good health,
all must follow all all human beings must follow following points. चलिए आप लोगों में से कोई एक पॉइंट बताइए, कोई भी एक पॉइंट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, have balanced डाइट। सभी को सबसे पहले जो खास क्या, हमारे यहाँ एक जोक चलते हैं, जोक भी कर सकते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले अपने पेट का ध्यान रखना होगा। आप क्या खाते हैं उससे हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है बच्चों, इसीलिए सबसे हम पहले बैलेंस डाइट की बात करते हैं। एंड सॉरी, तो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है बट आगे इम्प्रूव हो जाएगा। अगर किसी को कोई तकलीफ होगा तो पूछ सकते हैं, टोक सकते हैं बीच में, उसके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि बैलेंस डाइट में आप लोगों कई को पता भी होगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट की जब बात करते हैं हम, बैलेंस डाइट ऐसे फूड को कहते हैं जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, कह सकते जब हम खा रहे होते हैं, तो फूड मस्ट कंटेन ऑल टाइप ऑफ necessary things like carbohydrate, proteins, vitamin, fats, minerals in a balanced proportion। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैटी चीज़ बहुत कंज्यूम कर लिए या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए, नहीं, जितनी मात्रा में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, जितनी क्वांटिटी में अगर हमारे खाने में हम जो खाना ले रहे हैं उसमें वो सारे चीज़ है, तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं बच्चों। दूसरा, सेकेंड वन की जब बात करते हैं, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। आप लोग कहीं अगर पीजी में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो पर्सनल हाइजीन तो ऑलमोस्ट सभी फॉलो करते हैं, बट हमसे चूक हो जाती है कम्युनिटी हाइजीन। लगता है अगर हमारा कमरा साफ है या हमारा घर है साफ है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जो हमारे समाज की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ हमें कम्युनिटी हाइजीन पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम पर्सनल हाइजीन पे देते, ताकि हम बीमारियों से बच सके हैं। हमें याद आती है जब हम एक जगह रहते थे तो वहाँ जनरली जो लड़के रहते थे पीजी में, वो सारा कूड़ा निकाल के झाड़ू लगा के गेट पे डाल देते थे। उसको लगता था हमारा कमरा अगर साफ़ हो गया है तो सबके उसको उससे कोई समस्या नहीं होती। तो समाज में ये होता है, घर सब अपना अपना साफ रखते हैं लेकिन घर के बाहर सब कूड़े रखते हैं, कूड़ा डाल देते हैं रोड पे। इससे हमारा कम्युनिटी हाइजीन खराब हो जाता है और वो मेन रीजन है हमारे हेल्थ को इफेक्ट करने के बच्चे। थर्ड वन, रेगुलर एक्सरसाइज। आप लोग को हमें देख के लग रहा होगा सर बता रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज, हाँ हमसे नहीं हो पा रहा है बट हम भी ट्राई करेंगे। बट इट इज नेसेसिटीज ऑफ टुडेज डेट, क्योंकि हम चाह कर भी अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर नहीं पाते। आप लोग भी नहीं हो पाता, लेट नाइट पढ़ना होता है, एग्जाम के प्रेशर्स होते हैं, नीट क्रैक करना है, तो उसको अगर बैलेंस करना है तो थोड़े समय के लिए भी बच्चे, ज़्यादा नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज तो सभी को करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अचीव करना है गुड हेल्थ तो। और बेसिक पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट वन वी कैन से दैट क्लीन ड्रिंकिंग, सॉरी
ड्रिंक क्लीन वाटर, ये कॉमन चीज़ होते हैं। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं 5th नंबर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये भी ज़रूरी है, वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। चलिए आपको एक फैक्ट की बात बताते हैं अपने ही देश के रिगार्डिंग द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर आप लोग हमारे देश के जो कैपिटल हैं दिल्ली, वहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट नहीं होने के वजह से यू कैन नॉट इमेजिन दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपुल reduced by 14 years in Delhi in some areas because there is no proper disposal of waste। वहाँ वेस्ट के पहाड़ खड़े हो गए हैं। तो अगर हेल्दी रहना है तो हम जो आम लोग हैं उसके साथ गवर्नमेंट को भी मिलके ये बहुत ज़रूरी हो गया है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये 5 पॉइंट आप अपने बोर्ड में भी लिख सकते हैं। ये और इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे कंट्रोल ऑफ वेक्टर कर सकते हैं, वो कंट्रोल ऑफ आई थिंक वो लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब हम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात करते हैं, अगर ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि वेक्टर ग्रो ही नहीं होंगे, पैथोजन ग्रो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आदमी क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा बीमारियों से, ठीक है। ये आपका है कि हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। आप अगर ये सवाल पूछे जाते हैं जनरली बोर्ड में, नीट में आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हो सकता है, बट इतना ईजी होते ही नहीं है क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। जब हम बात कर लिए हेल्थ की, हेल्थ क्या होता है, उन्हें क्या डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज की बात कर रही हैं। अब हम बात करेंगे हेल्थ की बात की, अब हम डिजीज की बात करेंगे। एक्चुअली व्हाट इज डिजीज, डिजीज किसे कहते हैं, बीमारी क्या है, बीमारी किसे कहते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम अब बीमारी की बात करेंगे। डिजीज व्हाट इज डिजीज, एनीबॉडी? हाँ, मतलब जब शरीर सही से काम नहीं कर रहा होता है तो उसको हम डिजीज कहते हैं। बट व्हाट इज द प्रॉपर डिफिनेशन, आप ये नहीं लिख सकते ना, एग्जाम में आपके प्रॉपर डिफिनेशन लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज इन बॉडी which hinder normal functioning is called disease। तो कोई भी फिजिकल फंक्शनल चेंज अगर हमारे बॉडी में होते हैं जो हमारे नॉर्मल फंक्शन बॉडी को हिंडर करता है, उस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। उस अवस्था को जब हमारा शरीर किसी फिजिकल और फंक्शनल चेंज में बदलाव हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं बच्चों। जब हम डिजीज की बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं बच्चों। हम इस चैप्टर में मेनली हम ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे। वी विल ओनली टेक अबाउट द ह्यूमन डिजीज। कुछ डिजीज, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो एनिमल से ह्यूमन में आता है, ह्यूमन से एनिमल में भी जाता है। जैसे अभी एक रिसेंटली एक आया है, जो पहले भी थे लेकिन उतना डेंजरस नहीं होता था। बर्ड फ्लू के बारे में आप लोग जानते होंगे। बर्ड फ्लू का वायरस का नाम किसी को पता है? नहीं, अक्सर पूछे गए हैं। 2 वायरस होते हैं, बर्ड फ्लू और एक स्वाइन फ्लू के। एक बर्ड फ्लू के, ये आप नहीं लिखिएगा, ये बस नॉलेज के लिए की है।
जब हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो H1N1 वायरस जो है वो जो आया है ये नया D1, एक नया स्ट्रेन आया, एक नया जीनोटाइप आया जो पक्षियों से इंसानों में फैल रहे हैं। तो हम लोग वो सब की बात नहीं करेंगे बच्चे, इसमें हम जनरली बात करेंगे ह्यूमन डिजीज की। तो ह्यूमन डिजीज जो है दो कैटेगरी में बटा गए। ह्यूमन डिजीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉन्जेनाइटल एंड अनदर इज एक्वायर्ड डिजीज। ह्यूमन डिजीज two categories, one is congenital and another is acquired. Now we'll talk about what is the congenital and acquired. Congenital means genetic disease, genetic disorders which cannot be transferred from one person to another. ये बीमारी जो जनरली होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है बच्चे। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड? एक्वायर्ड का अगर हिंदी मीनिंग अगर लिटरली माने तो एक्वायर्ड मतलब कोई चीज़ हासिल करना, टू टेक समथिंग। या तो हमको अगर कोई बीमारी दूसरे से हो रहा है, ठीक, या आफ्टर बर्थ होता है, आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्जेनाइटल जो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये बीमारी कभी भी आफ्टर बर्थ नहीं होता है। सबसे बेसिक जो समझने वाली बात है, अगर याद नहीं भी रहता व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑलवेज अकर्स बिफोर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हम क्लियर कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पे रिसर्च ही चल रहा है। जैसे आप लोग शुगर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज अगर की बात कर रहे हैं हम बच्चों, तो होता क्या है कि डायबिटीज को धीरे धीरे डायबिटीज और कैंसर को लेके ये कहा जा रहा है कि ये भी एक तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बट इसके कोई प्रूफ नहीं आ रहे हैं। इस पर जैसे जैसे आगे रिसर्च होगा तो हो सकता है कि वो आप बोल सकते हैं कि अभी आप बोले कि जेनेटिक डिसऑर्डर बर्थ के बाद नहीं होता है, लेकिन कैंसर और डायबिटीज वो दोनों बर्थ के बाद भी होते हैं, और जनरली बर्थ के बाद ही होते हैं, पहले तो डायबिटीज होते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये शुरुआती दौर में, तो इसलिए कह सकते हैं अभी के लिए, अभी तक के लिए आप कह सकते हैं कॉन्जेनाइटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो बर्थ के पहले होता है। एंड एक्वायर्ड डिजीज ऑलवेज अकर्स आफ्टर द बर्थ। जन्म के बाद जो भी हम इन्वायरमेंट में इस दुनिया में आता है, कोई बच्चे या हम लोग आए हैं, वो अब हम लोग को जो बीमारी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्वायर्ड। चलिए नॉलेज को थोड़ा और एलाबोरेट करें, ठीक है। अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जब हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कोई किसी को पता है कि डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं? नहीं, 2 तरह के होते हैं बच्चे डायबिटीज। ये नहीं लिखना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करा देते हैं 11th के भी चीज़ों। डायबिटीज की जब बात करते हैं बच्चे, डायबिटीज 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायबिटीज मेलिटस, ये लिखना नहीं है आप लोग को। दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसकी बात आगे भी होगी थोड़ा सा, बट अभी डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से होता है। आप लोग को पता होगा इंसुलिन एक हार्मोन जो पेनक्रियाज रिलीज करता है उसके कमी से, और ये एडीएच की कमी से होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं वो उसकी कमी से होता है। तो ये क्लियर है, समझ रहे हैं? तो ये बातें होती है डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस की बात करते हैं। मेलिटिस इसी को हम क्या कहते हैं? शुगर, ठीक है। इसमें जनरली ये क्या होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। शुगर को जनरली कई बोलता है कि चीनी बहुत ज़्यादा, चीनी नहीं, हम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मेनली ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जब ब्लड में
डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड में जब शुगर का लेवल ग्लूकोज का बढ़ जाता है उस कंडीशन को कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात होती है एडीएच की कमी से। इस डायबिटीज में किसी भी तरह से ब्लड के ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है। ये भी पूछा गया सवाल है, ये बेसिक चीज़ होते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल, ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड का मतलब समझिए, एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा बर्थ के बाद होगा और कॉन्जेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये वाले जो कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं, ये इसके जो एलाबोरेशन फॉर्म है हम जेनेटिक में मेनली पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मेनली एक्वायर्ड की बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Now we will further elaborate what is acquired disease and their classification. Acquired disease are two types. Acquired disease भी दो तरह के होते हैं। जब हम बात करते हैं कितने तरह के होते हैं बच्चे, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कम्युनिकेबल, सेकेंड होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, 7-8 में ये सब बताया जाता है, बट हमारे चैप्टर में है तो इसको स्किप तो कर नहीं सकते हैं। तो कम्युनिकेबल का मतलब ऐसे द डिजीज व्हिच कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कोई भी ऐसा बीमारी जो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाए उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल होता है कि द डिजीज व्हिच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। कम्युनिकेबल की जब बात करते हैं बच्चों, इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब कम्युनिकेबल के क्लासिफिकेशन करते हैं, ये होते हैं कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस। contagious and non-contagious. non-contagious ये होते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए, एक्वायर्ड डिजीज की जब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कम्युनिकेबल में कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस। कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज भी होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटाजियस एंड नॉन कंटाजियस। देखिए अगर बचपन में आप पढ़े होंगे 9-10 तक, कंटाजियस और नॉन कंटाजियस, कम्युनिकेबल को कहा जाता है कंटाजियस और नॉन कम्युनिकेबल नॉन कंटाजियस। लेकिन अभी आप 12 में हैं तो ये बात अलग हो जाती है कि कंटाजियस का मतलब होता है ऐसे बीमारी, ऐसे डिजीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता हो, ठीक है। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है उसको कॉन्टाजियस कहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे कि कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस जो होते हैं, जो एजेंट्स के थ्रू फैलते हैं। बात समझ में आ रहा है। कॉन्टाजियस जो होगा थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये होते हैं थ्रू एजेंट्स। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जब बात करते हैं, कोई अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आ रहा है, ठीक है, कि किसी का कोई चीज़ यूज करने से हो गया, ठीक है, उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज की जब बात करते हैं बच्चे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, कोई बता सकता है कि अभी सबसे ज़्यादा हाईली कॉन्टाजियस डिजीज कौन होते हैं, जो सबसे तेज़ी से फैलने वाला बीमारी होता है, जो डेडली भी है। पहले ज़्यादा डेडली हुआ करता था, अभी कम है। एनीवन? यस,
यस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंटाजियस डिजीज। पहले ये बहुत डेंजरस होते थे, इसके जो एमआर था पहले वो ज़्यादा था, अब इसके एमआर थोड़ा कम हो गया। अब आप बात कर सोच रहे होंगे एमआर सर बीच बीच में क्या बोल देते हैं, तो सुनिए एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चे, ये जो लिखेंगे वो मत लिखिएगा। एमआर का मतलब होता है मोर्टालिटी रेट। कोई भी डिजीज कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, दैट इज डिसाइडेड बाय द एमआर ऑफ एनी डिजीज। मोर्टालिटी रेट का मतलब कैपेसिटी टू किल द पेशेंट बाय द पैथोजेंस और डिजीज। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल, अगर क्लियर नहीं हो तो एग्जाम्पल से समझिए। अगर सबसे एमआर की बात करें कि कौन से डिजीज का एमआर मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट कौन से डिजीज का होते हैं, वो डिजीज का नाम आप लोग जानते होंगे। कुत्ता वाला बीमारी नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, कुत्ता वाला कोई बीमारी नहीं होते हैं। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होते हैं उस बीमारी का क्या नाम है? रेबीज। रेबीज के मोर्टालिटी एमआर 97.5, मतलब ऑलमोस्ट डेथ के लायक ही है। इसका मतलब ये बच्चे कि किसी भी इंसान को अगर रेबीज हो जाती है तो उसके जो डेथ के चांसेस हैं 97.5। और ऐसे समझिए अगर 100 आदमी को रेबीज है तो उसमें 97.5 आदमी, आधा तो नहीं मरेगा ना, हम कर सकते हैं 97 to 98 आदमी की डेथ हो ही जाती है। और ये जो बात करेंगे ये किससे होता है? ये वायरल डिजीज है बच्चे, ये लिखना नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। वायरल डिजीज है, वायरस का क्या नाम होता है? लाइसा, या इसको रेबीज वायरस भी कहा जाता है। क्या बोले? देखिए कुछ कुछ फनी सवाल भी हमको सुनने में आता है, खासकर जब ये डिजीज के बारे में बात करते हैं बच्चे के, कि एक बच्चा पूछ लिया था कि सर क्या इस बीमारी में आदमी कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल मीथ है, र्यूमर्स है। हाँ, डॉग्स के कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, हैबिचुअल सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे सेल्वेशन। आप कुत्ते को देखेंगे वो एक्स्ट्रा सेल्वेशन करते हैं, ज़्यादा लार निकलने लगता है, वो सब सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, और दूसरा बात समझिए बच्चे एमआर को लेके इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी बीमारी जिसका एमआर ज़्यादा होता है मोर्टालिटी रेट, वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, वो तेज़ी से फैलता नहीं है। और जस्ट इमेजिन कीजिए अगर कोरोना के तरह रेबीज फैलने लगेगी, दुनिया की आधी आबादी क्या तुरंत ख़त्म हो जाएगी, दुनिया खाली हो जाएगा धरती पर से। इसीलिए जैसे कोरोना के बहुत पेंडेमिक हो गया था, एपिडेमिक पेंडेमिक हो गया था, लेकिन कोरोना का जो एमआर है वो बहुत कम था। कोविड की जब एमआर की बात करते हैं बच्चे, तो आप इमेजिन कीजिए कितना होगा, 2.5 to 2.7। इसीलिए पूरी दुनिया में आदमी को इसके इफेक्ट होने के बावजूद डेथ टॉल की बात जो करते हैं वो कम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक होते हैं। बात कर लिए ह्यूमैनिटी दो तरह के, कॉन्जेनाइटल हो गया, एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस की बात करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया और थ्रू एजेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट में कि इसके कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के भी बच्चे हैं इसमें। ठीक है, ये ड्रॉपर के लिए कह सकते हैं कि डिफिनेशन उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, बट डिफिनेशन से फ़ायदा होता है कि डिफिनेशन पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, तो ड्रॉपर वाला भी नोट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रॉपर 12 को थोड़ा बोर्ड देना है तो थोड़ा उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है डिफिनेशनों को, क्योंकि हम कई बच्चों को जानते हैं। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे बच्चे सब अच्छे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि कई ऐसे, हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर्किल के थे, वो कोटा के थे, कोटा में पढ़ रहा था, उसका वो नीट के नहीं था, वो आईआईटी का था, जेईई का था। वो हुआ उसके साथ यूँ कि उसको लत लग गई थी शॉर्ट्स पढ़ने के, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो टिक लगाते थे। तो हालत ऐसा हो गया था कि जेईई तो निकल गया, लेकिन बेचारा नहीं लिखने की वजह से केमिस्ट्री में फेल हो गया था।
केमिस्ट्री या शायद फिजिक्स में, ऐसे वो जेई का था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो डिफिनेशन भी आने चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, लेकिन नोट्स में तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला डिफिनेशन हम कॉन्जेनाइटल डिजीज की बात करते हैं कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है। सॉरी, कॉन्जेनाइटल डिजीज, हाँ राइटिंग उतना मेरा ठीक नहीं है, बट आई विल इम्प्रूव दैट। वो बिगर मसला नहीं, बिगर मसला ये है कि आप लोग का नीट क्रैक होना चाहिए। मेरा राइटिंग जो होना था हो ही गया, कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने के। क्लियर है, चलिए these disease occurs since birth। फिर बोल देते हैं, डायबिटीज और कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब डिफिनेशन में आपको यही लिखना है कि ये जो बीमारी होते हैं बर्थ से होता है, एंड मे रिजल्ट ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी सिंड्रोम का नाम ले सकते हैं, दुनिया भर सिंड्रोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एक्सेट्रा। टर्नर एंड क्लिनफेल्टर जो है वो साइंटिस्ट के नाम थे। एक डाउन सिंड्रोम होते हैं जिनका नाम लैंगडॉन है, आप जेनेटिक 5th चैप्टर में ये दिया हुआ है आप ही की बुक में। ठीक है, ये तो पढ़ लिए होंगे। तो डिजीज अकर सिंस बर्थ और मे रिजल्ट ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए आजकल जो होते हैं बच्चे कि कोई चीज़, खासकर हम डिजीज की जब बात करते हैं, आप कॉन्क्रीट बता नहीं पाएंगे कि ये बीमारी इसी के वजह से हो सकता है। बहुत सारा बीमारियों जो होते हैं वो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, साइंस अलग होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी डिजीज है जिसके सिम्टम्स सेम ही होते हैं, लेकिन वो होते हैं अलग अलग पैथोजन से। इसीलिए यहाँ देखिए, जब हम कॉन्जेनाइटल की बात करते हैं, जो सिंस बर्थ, जन्म के साथ ही अगर ये बीमारी हो रहा है, किस वजह क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसके मेन रीजन। एंड अनदर रीजन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये मेटाबॉलिक देखिए सब पता होगा, फिर भी देख लीजिए अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। चलिए छोड़िए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। डू नॉट राइट दिस, ये एक्स्ट्रा है, ये नोट्स में आप नहीं लिखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। आई थिंक ये पता सबको होता है, लेकिन बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते हैं एक्चुअली मेटाबॉलिज्म कहते किसको हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देखिए सिंपल भाषा हम बात करेंगे, ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring inside our body for
सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज जो हमारे खाने में होता है कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जो कन्वर्ट होते हैं एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी हो मिलते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने आप काम कर सकें। ये एनर्जी सेल को रिपेयर करता है, जो सेल टूट फूट जाते हैं सेल रिपेयरिंग में एनर्जी देता है। हेल्प्स इन फॉर्मिंग न्यू सेल, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर ये रेड वाले नहीं लिखने हैं, जब हम बात करते हैं एक तो है कि कॉन्जेनाइटल डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इन द यूटेरस ऑफ द मदर इफ बेबी डज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड और बैलेंस डाइट देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर्स इन द डेवलपिंग बेबी। कह सकते हैं कि डेवलपिंग बेबी जो फीटस बन रहे हैं उसके जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वो उस वजह से जो बीमारियां होती है वो भी क्या होते हैं, उसको हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। क्लियर है, ठीक है बच्चों। अगर कोई सवाल हो तो बीच में टोक सकते हैं, ठीक है। अगर हम तेज बोल रहे हैं तो आप वो टोक सकते हैं, थोड़ा स्लो बोलिए। और राइटिंग का कुछ करते हैं आगे, चलिए। ये अब कॉन्जेनाइटल का डेफिनेशन हो गया है। अभी जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं आपको यही डेफिनेशन लिखना है, बोर्ड वाले जितने। अगर जनरली व्हाट इज कॉन्जेनाइटल नहीं आता है आपको, आता है तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और डायरेक्ट नहीं आता है कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होते हैं। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे होंगे इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं है नोट करने में बुराई नहीं, लेकिन उस नोट्स में मत कर लीजिएगा, नहीं थोड़ा। अभी टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सब पढ़ाया जा चुका है। अगर किसी को याद नहीं है तो अपना आगे जाके नोट्स देख सकते हैं वो क्या होता है, ये जेनेटिक्स है। अब बात हम करते हैं बच्चे एक्वायर्ड डिजीज की। एक्वायर्ड डिजीज क्या है? The disease which develop after birth due to various reasons such as pathogens, lifestyle, etc. Acquired disease is further grouped into two categories. चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं।
पहली बात हम करते हैं कि एक्वायर्ड डिजीज जो बर्थ के बाद होता है वो दो कैटेगरी में है। इसको हम एक कहते हैं कम्युनिकेबल, दूसरे को क्या कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो ठीक है, बुक में है, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। डिफिनेशन होते हैं आसान। कम्युनिकेबल को आप इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस भी कहते हैं। तो पहला देख लेते हैं टू कैटेगरीज में। पहला जो होगा बच्चों कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। The disease which are easily spread or transferred from diseased person to हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस क्या करते हैं, ऐसा डिजीज विच आर इजिली स्प्रेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बच्चे। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, वी कैन राइट नेम सम ऑफ देम। टीबी, कोलेरा, एड्स एक्सेट्रा, ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। टीबी तो हाईली कम्युनिकेबल है। एड्स भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस दुनिया में, बहुत सारा एड्स हो रहे हैं। ऐसे इसमें इस चैप्टर में एड्स के बारे में पूरा टॉपिक है। जब वो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग अच्छे से एड्स के बारे में डिटेल करेंगे बच्चे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। सेकेंड वन नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस। The disease which are not transferred from diseased person to हेल्दी पर्सन, इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जो बीमारी डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। इसमें बहुत सारा कैटेगरी है। इसके एग्जांपल में डिजीज नहीं लिखेंगे बच्चे, इसके बहुत सारा कैटेगरी पाए जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल के। एग्जाम्पल की जब बात करते हैं बच्चे, इसके एग्जाम्पल जो है थोड़ा अलग तरह के होंगे। चलिए यहीं से एग्जाम्पल लिख देते हैं। फर्स्ट में आप लिख सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। सेकेंड में आप लिख सकते हैं एलर्जी,
थर्ड में आप लिख सकते हैं एडिक्शन। एडिक्शन। और बताइए किसी को पता होगा तो। एडिक्शन के साथ साथ हम बात करते हैं कैंसर। इसको डीजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं, डीजेनरेटिव। फिफ्थ में आप मेंटल लिख सकते हैं। चलिए सुनिए कि नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है कि जो हेल्दी, अब कौन कौन से बीमारियां जो होंगी वो नहीं फैलेगा हेल्दी पर्सन, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो सबसे पहला जब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जितने भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अभी आगे जो लिखेंगे वो मत लिखिएगा बच्चे, ये बस ये आपका है नोट्स के लिए। अब आगे देखिए, जब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं बच्चा, जब डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये डेफिशिएंसी कई तरह के होते हैं। किस किस चीज़ का डेफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है। कोई भी डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी किसकी हो सकती है, विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे विटामिन ए के उससे क्या होते हैं, कई बार जानते हैं विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम पूछा गया या साइंटिफिक नेम इस विटामिन है, ठीक है। जेरोथेलमिया, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन बी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। प्रोटीन की कमी से, जैसे प्रोटीन एनर्जी की कमी से मरासमस हो गया, क्वारिस्कोर हो गया, ये सब ऐसे बीमारी हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, ठीक है। सिर्फ विटामिन की कमी से नहीं होते हैं, मिनरल की कमी से भी होता है बच्चा, हार्मोन की कमी से होते हैं, इंजाइम्स की कमी से होते हैं, ठीक है। अगर ये सब अगर किसी को कोई डिजीज है जो किसी वजह से, किसी कमी के वजह से है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। वो बीमारी एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे हम हार्मोन की बात करें जो सबसे कॉमन है, डायबिटीज़ की बात ले लीजिए, तो डायबिटीज वाला पर्सन अगर साथ में भी रहेगा, चीज़ें भी शेयर करेंगे, जैसा कि हम कम्युनिकेबल वाला से चीज़ें शेयर करने से बीमारियाँ फैलती हैं, बट डायबिटीज़ की बात, ठीक है, नहीं होती, नहीं फैलता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ से जब हम बात किए कि डायबिटीज़ जो है वो, अगर किसी को डायबिटीज़ या किसी को विटामिन सी की कमी है, तो अगर हमको विटामिन सी की क्या है, तो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों में किसी को विटामिन सी की कमी हो जाएगा। इसीलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। एक और बात जब हम बात कर रहे हैं कि जब यहाँ देखिएगा, एड्स भी बच्चे ये कम्युनिकेबल हैं। जो मीथ है बहुत सा, देखिए हमारा सोसाइटी जो है थोड़ा मीथ पे जरा ज़्यादा भरोसा करता है, गलतफहमियाँ ज़्यादा होती है। तो एड्स के लेके भी कुछ गलतफहमियाँ हैं बच्चे। एड्स को लिख लिए थे ना, हम थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए इसको। एड्स को लेके कि ऑल्दो एड्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज बट दिस डिजीज इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम एड्स पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय शेयरिंग थिंग्स। जैसे टीबी की बात करते हैं बच्चे, वो कम्युनिकेबल है। ये अगर कहा जाता है कि एड्स टीबी के पेशेंट को लेके अगर किसी आदमी को टीबी है तो उसको पूरा आइसोलेट कर देना चाहिए, इतना हाईली कम्युनिकेबल है। आइसोलेट करने का मतलब है कि उसको अलग कमरे में रखना चाहिए, उसके आस पास भी नहीं जाना चाहिए, वो उसके कोई भी चीज़ को टच तक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतने हाईली कम्युनिकेबल है। बट एड्स के केस में ये है कि जिस पर्सन, द पर्सन who are suffering from AIDS, उसके किसी भी चीज़ को आप टच करेंगे, उसके साथ रहिएगा, हैंड शेक कीजिएगा तो भी, चलिए फॉर जोक सवाल थोड़ा वो पहले बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है बायोलॉजी क्लासेस में कि थोड़ा ऑकवर्ड हो, बट बुरा मत मानिएगा। इवन किसिंग से भी एड्स नहीं फैलते हैं, क्योंकि एड्स फैलने के बस दो ही वजह है। ये क्या हो गया भाई, एड्स फैलने के बच्चे दो ही वजह हैं इंसानों में। कह सकते एक वजह, कारण भले हैं, वजह है कि फ्लूइड ट्रांसफ़र होना चाहिए। फ्लूइड ट्रांसफ़र की बात करता है बच्चा। जब फ्लूइड ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो मस्त दो फ्लूइड की बात हम करते हैं,
एक सीमन और दूसरा ब्लड। जब तक ये दो ट्रांसफ़र नहीं होंगे एक एड्स वाले पेशेंट से किसी नॉर्मल पर्सन में, तब तक एड्स नहीं फैलता है। तो समाज में एड्स अगर ऐसे बहुत ख़राब कंडीशन होते हैं, बीमारी होता है, तो उससे थोड़ा ऐसा नहीं कि दूरी आइसोलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि एड्स को लेके कहावत चलते हैं, आप लोग को शायद पता है कि नहीं है, ये यहाँ एड्स लिखा था, आप लोग लिखे होंगे, एड्स को लेकर कहावत चलती, कहावत नहीं अपने बुक में है, डेथ इज अल्टीमेट। अगर किसी बंदे को, किसी इंसान को एड्स हो गया है, मौत निश्चित है, ठीक है। अभी रिसर्च चल रहे हैं, इसकी कोई दवाई नहीं होती है, चलिए इसके बारे में जब एड्स में पढ़ेंगे तो बातें करेंगे बच्चों। इसके अभी चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसको, क्योंकि चैप्टर को भी ख़त्म करना होता है इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो थोड़ा हम बाहर जाते हैं। चलिए ये डिफिशिएंसी डिजीज हो गया। हेड दूसरा बात जब हम करते हैं बच्चे, किसी भी तरह का भी मिनरल डिफिशिएंसी हो, हार्मोन की इंजाइम की डिफिशिएंसी हो, ठीक है। अब बोलिएगा इंजाइम की डिफिशिएंसी, एक हमारा बॉडी जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इससे पेप्सिन या ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम निकलेंगे तो प्रोटीन नहीं टूटेगा, प्रोटीन नहीं टूटेगा तो हमारे शरीर से प्रोटीन बाहर ना आने लगेंगे, उससे भी समस्या हो जाएगा। तीसरे दूसरा एलर्जी, एलर्जी के बारे में भी है लिखा हुआ आगे, ठीक है। ये सब मत लिखिए। एलर्जी क्या है, किसी भी, व्हाट इज एलर्जी, व्हेन आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू, व्हेन आवर इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड टू एनी आउटसाइड थिंग्स लाइक डस्ट हो गए, पॉलेंस हो गए, अगर रिस्पॉन्स शो करता है किसी स्टिमुली को, ठीक है, स्टिमुली को, चाहे वो डस्ट हो गए, क्या और कर सकते हैं, पोलन हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से अगर हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करने लगता है, कुछ अनयूजुअल रिएक्शंस दिखने लगते हैं, जिसको हम रिएक्शंस अगर हमारे शरीर में दिखने लगते हैं, कुछ सिम्टम जैसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, लाल लाल दाने निकल आते हैं शरीर में, टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे होने लगता है, उस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो उसको कम कर दे, बट इसका कोई शॉर्ट एंड श्योर इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। आप लोग डॉक्टर बनिए तो चलिए कम से कम एलर्जी का दवाई ढूंढिएगा भाई आप लोग, क्योंकि ये ज़रूरी वाली चीज़ है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात है कि किसी इंसान को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, कुछ अच्छे चीज़ों से, कुछ बुरे चीज़ों से। जैसे डस्ट, चलिए समझ सकते हैं कि डस्ट पोल्यूटेंट है, जिससे हो सकता है। किसी को मिल्क से एनर्जी होते हैं, किसी को फिश से एनर्जी होता है। इंटरेस्टिंग है कि छोटा फिश से होता है, बड़ा से नहीं होता है। किसी को मीट से होता है, किसी को मिल्क से होता है, लेकिन कर्ड से नहीं होता है। तो हमारा शरीर जो होता है हाईली स्पेसिफिक होता है बच्चे। तो एलर्जी ये वाला भी, अगर हमको डस्ट से एलर्जी है तो जरूरी नहीं कि हमारे साथ वाला को भी डस्ट से एलर्जी हमारे साथ रहने से हो जाएगा। तीसरा एडिक्शन, ये इंटरेस्टिंग है। एडिक्शन से अगर कोई बीमारी होता हो, जैसे क्या, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है, हम आपको बताते हैं कि अगर ध्यान से पढ़िएगा ना तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और कॉलेज में जाइएगा तो बहुत चीज़ आसान हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। स्मोकिंग से या अल्कोहल से, अगर लीवर सिरोसिस हो गया एक्सेसिव अल्कोहल से, वो बीमारी हम एडिक्शन से होगा। तो उसके साथ उसका दोस्त है जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, उसको लीवर सिरोसिस नहीं हो सकता ना एडिक्शन की वजह से। हम इंटरेस्टिंग ये बता रहे थे कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं उसके वजह से कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है। जैसे क्या, एड्स तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है बच्चे। दूसरा हेपेटाइटिस, डायरेक्ट एडिक्शन से नहीं हो सकता है बट इनडायरेक्टली हो सकता है। आप बोल रहे हैं ये कैसा बात हुआ, कैसे हो सकता है या क्या होता होगा, समझिए। किसी को ड्रग्स का एडिक्शन है, किसी खास ड्रग्स का एडिक्शन है, तो अगर ड्रगिस्ट जो होते हैं उसके कुछ ग्रुप्स होते हैं, और उसमें क्या होता है कि इंट्रावेनस ड्रग खास करके हम बात कर रहे हैं,
तो किसी को अगर एड्स है या हेपेटाइटिस भी है, एक ही इंजेक्शन से वो लोग होता है, उसमें भी एड्स या हेपेटाइटिस आ जाएगा। है ये कम्युनिकेबल डिजीज, लेकिन इसके वजह क्या बन गया है? एडिक्शन। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एडिक्शन कैन कॉज ऑल्सो कॉज कम्युनिकेबल। आप देखिए रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। एड्स हेपेटाइटिस हम बोलते हैं कि भाई ये तो कम्युनिकेबल है, लेकिन आप एडिक्शन के वजह से भी होते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि एडिक्शन तो बीमारी कॉज करता है अल्कोहल से, स्मोकिंग से। एक फन फैक्ट देखिए, स्मोकिंग से मेन जो बीमारी होती है वो होते हैं लंग कैंसर। बट एक नया रिसर्च पेपर आया है, लेंसेट मेडिकल जर्नल है बच्चा, 5 लंग कैंसर पेशेंट में से एक ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं लंग कैंसर के जिसका कोई भी स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं था। ऐसा क्यों? कोई बहुत बड़ा इसके पीछे रोबोटिक साइंस नहीं है जो रिसर्च करने की बातें हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं। हमारे खाने और खासकर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और कुछ नहीं होता बच्चे, ठीक है। कैंसर हो गई, कैंसर भी जो है डिजेनरेटिव बीमारी होते हैं बच्चे। डिजेनरेटिव का मतलब होता है, बात समझिएगा, कैंसर भी बीमार बड़ा खतरनाक बीमारी है। चलिए आने वाले दिनों में इसकी इलाज आ रही है, ठीक है, जैसे ब्लड कैंसर के आ गए हैं और कुछ कुछ आ रहे हैं, अभी शुरुआती दौर में हो सकता है, बट अभी तक ये लीथल है। लीथल का मतलब होता है ऐसे डिजीज जो आदमी को प्रभु के ही पास पहुंचाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है अगर एडवांस स्टेज में कैंसर चले जाते हैं। डीजेनरेटिव का मतलब होता है चीज़ों को समझे कि डीजेनरेट का मतलब होता है बार बार एक ही तरह चीज़ों को बनाता है और हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। एक ही तरह की चीज़ों को बनाने का मतलब क्या है? इन्फेक्शन की बात हम कर रहे हैं। ये सेल को क्या करता है? कैंसर में बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन करता है, क्योंकि कैंसर का वन लाइन में अगर आप हमसे पूछें, आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज मियरली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसलिए इसको डीजेनरेटिव भी कहते हैं। एंड मेंटल भी क्या, कैंसर भी एक दूसरे से नहीं फैलता, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल होता है, ठीक है। अभी तक तो यही कि कैंसर नहीं फैलता बच्चे। मेंटल की बात करते हैं, मानसिक तौर पे कोई बाय बर्थ भी होते हैं मेंटली रिटार्डेड, मंद बुद्धि वाले। बाय बर्थ मेंटली रिटार्डेड होने का एक वजह बताइए, कोई भी एक वजह। वन रीजन फॉर मेंटली रिटार्डेड बोर्न चाइल्ड, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। हर और हिज मदर did not take in iodized salt during the pregnancy, so her child got mentally impaired। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे में नहीं फैलते हैं बच्चे, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो इंटरेस्टिंग होते जाएगा। सबसे पहले नीट हम बता दें कि IIT JEE की कंपैरेटिवली में हम जितना समझ पाते हैं थोड़ा इजी होता है, उसके कंपेरिजन में आसान होते हैं, सब्जेक्ट की टफनेस भी थोड़ा कम होते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो। बायोलॉजी तो थोड़ा आसान होता ही है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होइए। नहीं, हम आप लोग को मेंटल नहीं बोल रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हुए, ठीक है। एक तो ये किसी खान पान की वजह से जो बच्चे मेंटली, हाँ, कभी कभी स्ट्रेस की भी वजह से हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, ठीक है। और कुछ फालतू चीज़ों के हरकत से भी हो जाते हैं, तो वो सब पर ध्यान रखिएगा, आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, क्लियर है। तो इस स्लाइड में बच्चे ये जितने भी यही सब आपको लिखना है, इसके आगे नहीं लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, शुरू एक सेकेंड। मिटा ही देते हैं, नहीं तो नोट हो जाएगा। तो अरे चलिए वो लिख ही लिए होंगे।
इसको अच्छा ठीक कर देंगे। बोर्ड बस स्मार्ट। स्मार्ट बोर्ड तो होता जब इसको बोलते कि मिट जाओ तो भाई मिट जाता। चलिए कोई नहीं, आगे में ये भी हो जाएगा। हाँ अच्छा, इसको फिर से हम लिख देंगे जो छूट गया है। भाई कहाँ तक हो, हाँ 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 8 यहाँ लिखा हुआ था। इजली डिजीज विच आर इजली ट्रांसफर्ड, फ्रॉम ट्रांसफर स्प्रेड और ट्रांसफर फ्रॉम डिजीज। ये क्या एग्जाम हेल्दी, अरे यार disease which are no transfer from disease person to healthy person। क्लियर है? चलिए जब आप लिख ही लिए होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चे। ये तो हो गया, हम लोग क्या क्या पढ़ लिया कि हेल्थ क्या है, हेल्थ इफेक्ट किससे होते, किससे इफेक्ट होते। देखिए 3 वजह है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, दूसरा वजह होता है, तीसरा क्या होता है हमारा, इन्फेक्शन की बात करते हैं। चौथा कि हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, हम 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट आपके बोर्ड के लिए काफ़ी है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के डिजीज कितने तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल में क्या होता है या किस किस टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल क्या होता है, ये हम देखें। हम आगे अब देखेंगे बच्चे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करेंगे अब पैथोजन की, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिजीज आने वाले हैं तो पैथोजन की बात करेंगे। देखिए माइक्रोब्स की बात करते हैं, आप ये जानते होंगे, ये बहुत कॉमन चीज़ है। माइक्रोब्स या माइक्रोब्स बोलिए, ये लिखना नहीं है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रोब्स आर, ये क्या होता है, जनरली यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये जो छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेकेड आई जनरली। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया लिख सकते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, फंगस हो गया, एल्गी हो गए, एलिमेंट हो गया, नेमेटोड्स हो गया, प्रोटोजोअन्स होते हैं। ये सब लिखना नहीं है, सब आप लोग को पता होगा या पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द, हम पैथोजन माइक्रोब्स नहीं बोल के जब हम डिजीज कॉजिंग एजेंट, जब इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं बच्चों, जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात या इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम पैथोजन लेते हैं ना, हम क्या माइक्रोब्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलते हैं। एक्चुअली पैथोजन इज ऑल्सो माइक्रोब्स ओनली, पैथोजन कुछ अलग नहीं है, बट डिजीज को लेके हम पैथोजन इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज ऑल माइक्रोब्स डज नॉट काउज डिजीज टू ह्यूमन। देर आर लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स which are beneficial for the human beings. They play very important role in survival of human beings actually।
तो माइक्रोब्स एंड पैथोजन में जो बेसिक अंतर ये है बच्चों कि पैथोजन्स आर दोज माइक्रोब्स which causes disease in human beings and all microbes does not cause disease. This is the basic differences. Example of pathogen and microbes are same. For example, bacteria. Some bacteria are helpful to us. For example, lactobacillus bacteria, and there are lots of Vibrio cholerae. Harmful to us. Virus. अब many students ask what is the importance of virus in human life. आप बायोटेक में पढ़ेंगे बच्चे, बायोटेक में पढ़ेंगे कि वायरस आने वाले दिनों में बहुत अभी भी इम्पोर्टेंट है। इन मेडिकल बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो वायरस से ही बनते हैं। कैसे? जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन की जब बात करेंगे बच्चों, इसके अंदर जो होंगे ये क्या पाया जाता है? वायरस ही होते हैं। क्योंकि सिंपल एक पता नहीं आप लोग हिंदी के प्रोवर्ब्स कितने समझते हैं, बट जैसे लोहा लोहे को काटता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, तो उसी तरह अगर वायरल को मारना है तो उसको वायरस से ही मारा जाएगा। तो इसीलिए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कुछ वायरस हार्म, लेकिन जनरली वायरस को लेके है कि वायरस जो होता है वो हार्मफुल टू होता। ठीक है, एक और फन फैक्ट सुनिए बच्चे। चलिए इसको मिटा दें, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगे ही। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीबॉडी। कोई बता सकता है कि वायरस कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है? हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक। ये एक्स्ट्रा है बच्चे, एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं, बट ऑल आर inside your syllabus and important for the NEET। जैसे कि वायरस कनेक्टिंग लिंक एवोल्यूशन के टॉपिक्स हैं या पढ़े होंगे। ठीक है, एक सवाल पूछे जाते हैं जनरली, ये लिविंग नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक है एंड नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पैथोजन की बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करेंगे, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, प्रोटोजोन डिजीज हो गए, कुछ डिजीज फंगस से भी होते हैं। मेनली इस चैप्टर में बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है एंड वायरल है। कुछ एलिमेंट्स भी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में करेंगे। मेनली ये ब्रॉड कैटेगरी है, इससे होने वाले डिजीज, इससे होते क्या हैं, और बोर्ड के बच्चे के लिए जनरली जो आपको देखना पड़ेगा, किसी भी कॉजेटिव एजेंट की बात करेंगे हम। ये सब इंट्रो हो गया आपका, कॉजेटिव एजेंट। दूसरा सिम्टम्स, ठीक है, प्रिकॉशन, ठीक है, और प्रिकॉशन या प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हर एक डिजीज के ये 4 टॉपिक सबको आनी ही चाहिए। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट का मतलब होता है कि ये बीमारी बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से होते हैं, उसके कोई वेक्टर है कि नहीं, वो डायरेक्ट से होता है, उसको फैला रहा है। सिम्टम्स, उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। यहाँ से और एक चीज़ क्लासिफाई कर देते हैं थोड़ा सा बच्चे। सिम्टम एंड साइन बोथ आर डिफरेंट थिंग। साइन एंड सिम्टम्स आर बोथ आर डिफरेंट थिंग। अलग कैसे? सेम सिम्टम्स कैन बी सीन इन डिफरेंट डिजीज, बट sign indicates only in a particular, certain sign will indicate only suffering of particular disease.
सिम्टम्स कभी ये नहीं बता सकता है कि कोई खास बीमारी, जैसे फीवर की बात है, फीवर टीबी में आता है, तो ऐसा नहीं कि फीवर आ गया तो टीबी में हो, ठीक है। टाइफाइड में भी होता है, मलेरिया में भी होता है, ऐसे भी फीवर होता है, तो सिम्टम्स हो गए। बट साइन की जब बात करते हैं बच्चे, ठीक है, प्रोलॉन्ग खांसी हो रहा है जो छूट नहीं हो रहा है, वो इस तरह का टीबी के हो गए। चिलिंग फीवर आ रहा है तो मलेरिया के हो गए, तो इसको साइन सिम्टम्स कहते हैं। प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इज डिफरेंट थिंग। ट्रीटमेंट्स आर डन आफ्टर द डिजीज एंड प्रिवेंशन इज डन बिफोर द डिजीज। बीमारी होने से पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और ट्रीटमेंट जब बीमार हो जाते हैं उसके बाद लेते हैं। थैंक यू। अब अगले सेशन में इस सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। चलिए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, और डाउट होगा तो अगले क्लास में क्लियर करेंगे, जो भी डाउट होगा। बाय।